Good morning, friends. Now let us begin our today's session. It is unit number 4. Unit number 4. I have shared the file with you. Uh, it is visible. Is it visible? And I am audible? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Now, the last unit is the portfolio management. Portfolio management. Yeah. First of all, try to understand what is called the portfolio and management. There are two words. One is the portfolio. Second is the management. मैनेजमेंट यू वेरी वेल नो क्योंकि आपने FI/FY में काफ़ी चीज़ देखी है मैनेजमेंट में मीनिंग दैट टू प्लान इट प्रॉपरली टू कंट्रोल इट प्रॉपरली टू ऑर्गेनाइज इट प्रॉपरली या टू इवेल्यूट इट प्रॉपरली तो these are the functions of the management and portfolio mean it is a bunch it is a mix it is a bunch of various investment resources जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज है वो सभी में आपने जो इन्वेस्ट किया है द टोटल इज नोन एज द बंच इज नोन एज द पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो में हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स नॉर्मली फॉर एन इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल है उसके पोर्टफोलियो में नॉर्मली क्या मिलता है नॉर्मली पहले एक घर मिलता है इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉर्मली पहली प्रायोरिटी लोग की ये होती है इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी सेकंड तो उसके पास कार है कार में भी उसका इन्वेस्टमेंट हो सकता है आगे उसने ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट किया गोल्ड इन्वेस्टमेंट उससे एक स्टेप आगे तो बाद में वो बैंक में FD रखेगा या सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए उससे एक स्टेप आगे तो बाद में वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा थोड़ा रिस्क उठाएगा उससे भी ज़्यादा अगर उसके पास फंड होता है देन ही और शी विल जंप इनटू द इक्विटी मार्केट और वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो मतलब काफ़ी रिसोर्सेज है इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है काफ़ी एवेन्यूज़ अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए तो काफ़ी लोग LIC पॉलिसी परचेस करते हैं कि बाद में इसमें से पेंशन मिले तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट या काफ़ी लोग NPS में इन्वेस्टमेंट करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट बट ये जो सब कुछ मिक्स है सभी का द एंटायर बंच इज नोन एज द पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट इन द लाइफ अगर जस्ट आप मेहनत ही करते रहोगे तो आप मनी अर्न करोगे डेफिनेटली मगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मींस मनी में से मनी जनरेट करना दैट इज कॉल्ड द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आई रिपीट माय वर्ड्स क्या अगर आप वर्क कर रहे हो आपका हार्ड वर्क दे रहे हो आपका स्वेट बहा रहे हो और आपका ब्लड बहा रहे हो उसमें से अगर आप मनी अर्न कर रहे हो तो दैट इज अ हार्डकोर मनी बट आपने जो मनी अर्न किया आउट ऑफ द मनी if you are earning the money out of the money that is called the best strategy part of our portfolio management तो that is why काफी बार ऐसा होता है फ्रेंड्स प्लीज मार्क माय वर्ड्स क्या अगर आप अच्छी तरह से इवेल्यूट करते हो ना मैं तो ऐसा बोलता हूँ क्या वीक में 5 आवर्स इसको लोड करना चाहिए फॉर मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो आई बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट वीकली 5 आवर्स इसमें आपका फोकस होना चाहिए फॉर मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो माय क्वेश्चन इज क्या हो सकता है कि आप जितना मेहनत करके अर्न कर रहे हो ना उतना ही वहाँ पोर्टफोलियो में से अर्न करोगे काफ़ी बार ऐसा भी होगा उससे भी ज़्यादा अर्न करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा भी टाइम आएगा एंड धीरे धीरे आउट ऑफ वेरियस लेसन्स एंड योर रीडिंग इज मस्ट जितने आप अच्छे आर्टिकल देखोगे अच्छे न्यूज़पेपर इकोनॉमिक्स टाइम्स इज द बेस्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ इकोनॉमिक्स टाइम्स है नंबर 2 काफ़ी अच्छी मैगजीन्स आती है स्टॉक मार्केट के रेलेवेंट या काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं और काफ़ी अच्छी टेलीविज़न में चैनल है या CNBC काफ़ी अच्छी चैनल चल रही है कि जिसमें पूरे दिन मार्केट एनालिसिस होता है तो जब भी टाइम आपके पास है इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए चलो मैं 1 कलाक वो टेलीविज़न देखता हूँ तो भी आपको मार्केट का काफ़ी क्लैरिटी आएगा एंड मे बी हेल्पफुल इन योर बिजनेस एज वेल फॉर मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो बी क्लियर या नो तो आई कैन से इतनी चीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको मिनिमम वीकली 5 आवर्स लोड करना चाहिए 5 आवर्स लोड इसमें करना चाहिए यू कैन मैनेज योर पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली बाद में तो धीरे धीरे जितना आपका टाइम इन्वेस्ट अच्छा करोगे उतना ही आप पोर्टफोलियो अच्छा मैनेज कर पाओगे क्यों रीडिंग इज इंपॉर्टेंट एंड नंबर 2 योर एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ ओपन द डीमैट अकाउंट ओपन करके इमीडिएटली अभी स्टार्ट किया जाए क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट
तब तक आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आप रीड नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट है जो मेरे जो F5 में अभी F5 बीकॉम में है, या तो साइंस वाला है जो F5 में अभी है। मेरे ऑफिस में आर्टिकलशिप में कोई लोग आते हैं CA वाले, F5 में है, तो भी वो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं आज। उसका रीज़न इतना ही है, क्या उसने इसमें 1-2 साल इन्वेस्ट कर दिया, तो उसने 12 से स्टार्ट कर दिया, तो 2 साल ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, तो धीरे धीरे वो देखता जाएगा। हाँ, कुछ स्टॉक होते हैं ना, कुछ इक्विटी, उसको ट्रैक करो डेली कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, किस तरह से नीचे जा रहा है, ट्रैक करो उसको रेगुलरली। क्या, और आज तो परफेक्ट ऐप भी आएगी, आप डीमेट ओपन करवाओगे तो एक आपको ऐप भी देगा, वो ऐप में सभी पोर्टफोलियो, आपको जो आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट है वो सभी स्क्रिप्ट इसमें ऐड कर दो, और उसकी मूवमेंट आप हर रोज देख सकते हो। आपको पता है ना स्टॉक मार्केट का टाइमिंग क्या है? टुडे 9 AM स्टार्ट होगा एंड 3:30 क्लोज होगा, बी क्लियर। और NSE एंड BSE 9 AM स्टार्ट होगा एंड 3:30 PM और स्टॉक मार्केट विल क्लोज। तो इतनी आवर्स पूरा मार्केट में ट्रेड होगा। वन मोर थिंग आई लाइक टू क्लैरिफाई हियर, स्टॉक मार्केट में शेयर इश्यू नहीं होता, शेयर ट्रेड होता, बी क्लियर। इश्यू के लिए कंपनी IPO लेके आती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। एंड एक बार शेयर इश्यू हो गया, समझ लो कंपनी मार्केट में IPO लेके आई, सभी लोग ने इक्विटी शेयर खरीद लिया, कंपनी के पास फंड आ गया 100 करोड़, अब तो कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मगर जो मार्केट में पब्लिक ने जो शेयर परचेस किया ना कंपनी के पास से, जो फर्स्ट टाइम जो कंपनी शेयर मार्केट में दे रही है, तो आप इन्वेस्टर जो परचेस कर रही है वो कंपनी के पास से परचेस कर रहे हैं, मीनिंग देयरबाय दैट इज कॉल्ड IPO। अगर आप IPO में परचेस कर रहे हो तो आप किसके पास से परचेस कर रहे हो? कंपनी के पास से परचेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। कंपनी ने शेयर इश्यू कर दिया पूरे मार्केट में, कंपनी ने 100 करोड़ फंड कलेक्ट कर लिया एंड कंपनी ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर दिया। अब जो पूरे मार्केट में लोगों ने जो शेयर परचेस किया था IPO में, वो बाद में उसको सेल करना है, तो सेल करने के लिए स्टॉक मार्केट है, तो ट्रेड करने के लिए। तो बाद में जो सेकंड सेल होगा, परचेज होगा, जो भी होगा, बाद में मिस्टर ए के पास से मिस्टर बी के पास से मिस्टर सी के पास से मिस्टर डी, जो भी ट्रांजेक्शन होगा एवरी डे, दैट वुड बी कैरिड आउट इन दिस थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट इज अ सेकेंडरी मार्केट एंड IPO जो मार्केट में IPO आता है, इट इज अ प्राइमरी मार्केट। ये दोनों चीज है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। द टोटल दोनों का टोटल करें, इट इज अ कैपिटल मार्केट एंड इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आज इंडिया में वो सेबी पूरा उसको कंट्रोल कर रहा है, प्राइमरी मार्केट एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट। पूरे स्टॉक मार्केट को भी सेबी कंट्रोल कर रहा है पूरा थरोली। प्राइमरी मार्केट में जब आप IPO लेके आ रहे हो तो भी उसमें सेबी परफेक्टली कंट्रोल कर रही है। या नाउ कमिंग टू द पॉइंट, पोर्टफोलियो अगर आप बोले, चलो मैं आपको अपफ्रंट एक क्वेश्चन पूछता हूँ। नॉर्मली अगर कल आप बड़े हो गए, आप कल जॉब करोगे या तो बड़े कुछ बिजनेसमैन बनोगे, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा रिटर्न किस में मिलता है? यस ऑडियंस, व्हाट डू यू थिंक कि सबसे हाईएस्ट रिटर्न कहाँ मिलता है मार्केट में? ऑडियंस, विच वन इज मोस्ट प्रॉफिटेबल एवेन्यू? नॉर्मली वहां रिटर्न की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। या यू टेल मी। सॉरी ट्विंकल? इक्विटी सर। वेरी नाइस। ट्विंकल, आपने ये प्रोजेक्ट किया मेरे अंडर में? यस सर। Yeah, good. And now my question is equity shares. It's a very good answer. Equity shares अगर लास्ट 30 years का अगर आप एवरेज देखो ना, हर एक जगह पे आप इमोबल प्रॉपर्टी ले लो, आप गोल्ड ले लो, आप FD ले लो, आप डिबेंचर ले लो, डेब्ट सिक्योरिटी, या तो आप इक्विटी ले लो। इक्विटी काफ़ी आगे है कंपेयर टू दिस एवेन्यूज। बाकी सब एवेन्यूज से इक्विटी आगे। इक्विटी मीन्स आप क्या समझते हो? चलो ऑडियंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विटी? स्टॉक मार्केट कितना बड़ा है ऑल टाइम से लेके अभी तक। ओके गुड। या पार्थ ने आंसर दिया कि सर आज जो स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं और काफ़ी जो बड़ा मार्केट है आज, आपको पता है ना स्टॉक मार्केट में टुडे वी हैव मोर देन 12,000 कंपनीज, लिस्टेड कंपनी, मोर देन 12,000 लिस्टेड कंपनी। इंडिया में टोटल कंपनी अप्रोक्स 12 लाख कंपनी है, 12 लाख कंपनी, इसमें से 12,000 कंपनी लिस्टेड है जो बड़ी कंपनी है। या उसके शेयर ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट में।
अनलिस्टेड कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होता, वो डिनर टेबल पे ट्रेड होगा, डिनर टेबल पे ट्रेड होगा। जब मुझे सेल करना है मेरे फ्रेंड को, तो हम खाना खाने के लिए बैठेंगे और वहां हम सेल करेंगे, या बी क्लियर। और ये स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म थ्रू सेल होगा इन केस ऑफ द लिस्टेड सिक्योरिटीज। या इक्विटी के बारे में सभी लोग एक स्टेटमेंट डिलीवर करो प्लीज, ऑडियंस जितनी भी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विटी? प्लीज प्लीज थोड़ा डिस्कशन करो, कुछ मजा आएगी। ये मेरा फेवरेट एरिया है। या प्लीज सभी लोग एक एक चीज शेयर करो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विटी? आपके माइंड में जो भी है, जो भी आता है, प्लीज काइंडली शेयर इट प्लीज। Minority ownership and security of a company. फिर से बोल बेटा। Minority ownership and a security of a company. ओके, यानी कि देयर आर टू ग्रुप्स नॉर्मली इन द कंपनी, इट इज अ मेजॉरिटी ग्रुप एंड द माइनॉरिटी ग्रुप। एक कंपनी में मैनेजमेंट किसका होता है? Who will decide the management in case of corporate? Majority. Shareholders. Majority shareholders. Shareholders कौन से? Equity shareholders. Equity shareholders कैसे डिसाइड, क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि एज पर कंपनी से 2013 इक्विटी शेयरहोल्डर्स को वोटिंग राइट दिया है। कोई भी चीज अगर डिसाइड करनी है तो वोटिंग से डिसाइड होगा, मेजोरिटी से। बिकॉज मेजोरिटी इज अ नेचुरल प्रिंसिपल, इट इज अ नेचुरल प्रिंसिपल। जो मेजोरिटी लोग बोलते हैं ऑलवेज सही बोलते हैं, या इन 99% केसेस सही बोलते हैं। तो इसीलिए वो नेचुरल प्रिंसिपल है। इसीलिए कंपनी लॉ में भी रखा क्या, इक्विटी शेयरहोल्डर्स ने फंड दिया कंपनी को, परमानेंट कैपिटल दिया, तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स को वोटिंग राइट दिया गया। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द इक्विटी शेयरहोल्डर्स। मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर्स सबसे बड़ा काम क्या करती है आपको पता है? क्या डिसाइड करेगी? इक्विटी शेयरहोल्डर्स को वोटिंग पावर दिया एंड पर इक्विटी शेयर पर वोट, है बी क्लियर, पर इक्विटी शेयर पर वोट, नॉट पर इक्विटी शेयरहोल्डर पर वोट। नो, दैट इज नॉट द केस। व्हाट इज द केस? इट इज पर शेयर पर वोट, बी क्लियर। पर पर्सन पर वोट नहीं है, बी क्लियर। आपके पास अगर कंपनी के 51% शेयर है अकेले के पास, तो आपके पास 51% वोटिंग पावर है, बी क्लियर। यू विल बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री बोलूँ तो मुकेश अंबानी एंड फैमिली, इट इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी, होल्डिंग अगर मोर देन 51% स्टैक। टाटा ग्रुप में इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, टाटा ग्रुप की मोर देन 100 कंपनीज आर देयर इन द टाटा ग्रुप। यानी कि उसमें टाटा सन्स जो उसकी फाइनल होल्डिंग कंपनी है, वो मोर देन 50% होल्ड करके बैठी है। तो मीनिंग देयर बाय अकॉर्डिंगली उसका पूरा कंट्रोल रहता है। तो यहाँ देखो 51% अगर कंट्रोल है आपका, 51% इक्विटी आपके पास है, तो यू आर अ मेजर शेयर होल्डर, तो यू आर द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी। यू विल डिसाइड एवरीथिंग। सबसे बड़ी चीज आपको क्या डिसाइड करनी है आपको पता? शेयर होल्डर विल डिसाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एजीएम में डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करेगा। तो समझ लो 10 डायरेक्टर हमने अपॉइंट किया, तो 10 डायरेक्टर किसका होगा? जो मेजोरिटी है। समझ लो अतुल सर के पास मेजोरिटी है, तो अतुल सर 10 डायरेक्टर डिसाइड करेगा। मेरी पूरी टीम बैठेगी, पूरी टीम मेरी बैठेगी मैनेजमेंट करने के लिए, बस खत्म हो गया। अब तो वो टीम डिसीजन लेगा, पूरे साल टीम डिसीजन लेगा। मैंने टीम अपॉइंट कर लिया, वो अपॉइंटिंग पावर मेरे पास है। उसको अगर रिमूव करना है डायरेक्टर को रिमूव करना, तो भी मेरे पास पावर है। उसको रीअपॉइंट करना मेरे पास पावर है। तो मीनिंग आई एम द सोल अथॉरिटी in the organization. So equity shareholders are the sole authority in the organization. Are you getting my point? Highest supreme power, under the Companies Act 2013 given to equity shareholder. Why? Because they have provided the money to the company. They have given the money to the company. They have invested their core capital in the company. कंपनी में उससे मनी इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली उसका ही चलना चाहिए। दैट इज ऑल्सो नेचुरल प्रिंसिपल। तो देयरफॉर उसको पूरा वोटिंग पावर और ये सब कुछ दिया गया है इन केस ऑफ द इक्विटी शेयरहोल्डर्स। बी क्लियर। इक्विटी की याद रखो, दे आर द ओनर, रियल ओनर। उसको लास्ट बारी आती हो, प्रॉफिट में भी उसको लास्ट बारी आती है। एंड जब कंपनी बंद होगी, एसेट सेल होगी और सभी का पेमेंट स्टार्ट होगा ना, तो भी लास्ट बारी इक्विटी शेयरहोल्डर्स की आती है। तो इक्विटी, दैट इज व्हाई इक्विटी इज अ रिस्की कैपिटल। सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, क्या इक्विटी इज अ रिस्की कैपिटल। व्हाई उसने बताया ना ट्विंकल ने कि सर इक्विटी गिव्स द हाईएस्ट रिटर्न। हाईएस्ट यानी कि हायर द रिटर्न, हायर द रिस्क। दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मार्केट, कैपिटल मार्केट। क्या? हायर द रिटर्न, हायर द रिस्क, हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न। रिस्क के साथ ही रिटर्न कनेक्टेड है। क्या? यंग एज में नॉर्मली रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है।
स्लोली स्लोली आपकी एज जो बढ़ती जाएगी, थोड़ी थोड़ी आपकी मेच्योरिटी और बढ़ती जाएगी और आप डिफेंसिव खेलना स्टार्ट कर दोगे एंड धीरे धीरे आप रिटायर्ड हो जाओगे मार्केट में से। तो माय क्वेश्चन इज, क्या इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो डेफिनेटली इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व ज़्यादा है। रिस्क क्या ज़्यादा इन्वॉल्व है? क्यों? क्योंकि इसको प्रॉफिट में भी लास्ट बारी मिलती है। पहले सभी एक्सपेंस पे कर दो, बाद में टैक्स पे कर दो, बाद में प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दो, बाद में जो बचता है तो ही उसको प्रॉफिट मिलता है। क्या? एंड जब कंपनी बंद होती है, वाइंडिंग अप होता है, लिक्विडेट होगा कंपनी, तभी भी सभी एसेट सेल होगा। एसेट में से सभी लायबिलिटी पे होगा। पहले क्रेडिटर को पे कर दो, लायबिलिटी पे कर दो, वर्कर्स का ड्यू पे कर दो, गवर्नमेंट का टैक्स पे कर दो, सिक्योर्ड डेट पे कर दो, अनसिक्योर्ड डेट पे कर दो, प्रेफरेंस कैपिटल पे कर दो। बाद में अगर कैपिटल बचा तो ही इक्विटी का प्रिंसिपल अमाउंट रिपे होगा। तो ये दो जगह पे उसकी लास्ट में बारी है। दैट इज व्हाई इक्विटी इज हाईली रिस्की कैपिटल। इक्विटी इज हाईली रिस्की कैपिटल, हाईली रिस्की, but at the same time high return you can expect from the equity market। या मैं अभी यहाँ बताता हूँ आपको, जस्ट मैं आपके सामने फिगर रखता हूँ। अब देखो प्रैक्टिकल सिनेरियो देखो। अभी लास्ट मार्च जो मार्च 2020 जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, वो टाइम पे पूरा मार्केट क्रैश हुआ था। आपको पता मार्केट यानी कि निफ्टी, आपको वो तो पता ना निफ्टी एंड सेंसेक्स क्या है? या एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? ऑडियंस, आपने वर्ड सुना है? निफ्टी, सेंसेक्स? ऑडियंस? महक? हाँ हाँ पार्थ। So BSE NSE. ओके, बीएससी एनएससी। बीएससी का मेजरमेंट है, इट इज अ सेंसेक्स, एंड एनएससी का बैरोमीटर पैरामीटर जो भी है, इट इज अ निफ्टी। तो बीएससी में सेंसेक्स है, एनएससी में उसका मेजरमेंट निफ्टी है। वो इट इज नथिंग, इट इज अ बैरोमीटर ऑफ द स्टॉक मार्केट। हाँ, इट इज अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। क्या आगे इकोनॉमी जा रही है या पीछे जा रही है पता चल रहा है कैसे? क्योंकि सेंसेक्स में सर है ना टॉप 30 ब्लू चिप 30 कंपनी है, उसका एवरेज है, कैपिटलाइजेशन का एवरेज है। टॉप 30 कंपनी ऑफ द इंडिया, उसका वो एवरेज है। अगर 30 कंपनी आगे बढ़ेगी तो सेंसेक्स आगे बढ़ेगा, 30 कंपनी डाउन जाएगी तो सेंसेक्स डाउन जाएगा। एंड निफ्टी 50, हाँ निफ्टी 50 है, मतलब 50 कंपनी की एवरेज है। 50 कंपनी आगे बढ़ेगी तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज डाउन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। या तो यहाँ से आपको ये पता चलता है, यहाँ सभी ब्लू चिप कंपनी होगी सेंसेक्स में एंड निफ्टी में, सभी ब्लू चिप कंपनी इंडिया की जो टॉप कंपनी है वो उसका पार्ट बन सकती है बेस्ड ऑन द कैपिटलाइजेशन। हाँ, कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है कि उसको सेंसेक्स के अंदर लेना है या तो निफ्टी के अंदर लेना है या तो कोई कंपनी को डिलीट करना है, क्योंकि मैक्सिमम 50 यहाँ है निफ्टी में। हाँ, निफ्टी एनएससी आज काफ़ी वाइडर मार्केट हो गया, यानी कि मोर रिलायबल एंड काफ़ी वाइडर हो गया। क्यों? उसका F&O चलता है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन चलता है, डेरिवेटिव उसने पहले स्टार्ट किया था। पहले बीएससी आगे था, काफ़ी आगे था बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी का तो कोई नाम निशान नहीं था, एनएससी बाद में आया। उसने डेरिवेटिव प्रोडक्ट एंटर किया ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वहाँ से पूरी गेम चेंज हो गई। यानी कि वहाँ से देखते देखते एनएससी काफ़ी आगे निकल गया, काफ़ी आगे निकल गया। बीएससी टाइमली चेंज नहीं कर पाए, इसलिए एनएससी वो टाइम पे काफ़ी आगे निकल गया। या तो नाउ टुडे निफ्टी इज कंपैरेटिवली मोर रिलायबल। नाउ माय क्वेश्चन इज, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। क्या जब मार्च 2020 जब लॉकडाउन हुआ तो निफ्टी 8000 बिलो 8000 वहां तक चली गई थी, बिलो 8000 तक निफ्टी गई थी। आज आपको पता है निफ्टी कहाँ? इट इज 15,000, 15,000 को टच हो रही है निफ्टी, 15,000 को एकदम नजदीक चल रही है। तो मतलब यहाँ देखो, एक साल में आपको पता चलता है आज से 50 साल में कितना निफ्टी हुआ? 8,000 हुआ, और एक साल में 8,000 से 15,000 होगा। आपको पता चल रहा है मैं क्या करना कर रहा हूँ? 50 साल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ, जो मार्केट ने रिटर्न दिया, वो एक साल में रिटर्न दिया मार्केट ने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। ऐसी अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम टाइम मिलती है, काफ़ी कम टाइम मिलती है। क्यों? मार्केट क्रैश हुआ और वापस बाउंस बैक हुआ। यस। अभी भी अगर ये सेकंड फेज, अगर सेकंड वेव चल रहा है कोरोना का, तो भी मार्केट में कुछ भी करेक्शन नहीं दिख रहा मुझे, तो कुछ भी करेक्शन नहीं दिख रहा। मतलब पूरी इंडस्ट्री चल रही है, पूरी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है अभी। तो दैट इज वाई, और इंडस्ट्री रिजल्ट भी पावरफुल दे रही है।
अभी मार्च खत्म हुआ ना, अभी कौन सा ईयर खत्म हुआ, 2021। तो 2021 का ये रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। सभी कंपनी जबरदस्त रिजल्ट दे रही है, अभी जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। देखो स्टील सेक्टर देखो, टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, ये सभी कंपनी का रिजल्ट ये देखो इसमें। उसके शेयर से टाटा स्टील लॉकडाउन में समझ लो वो 300 के आसपास मिल रहा था, 300 के आसपास। टुडे इट क्रॉस 1200 रुपीस, 1200 रुपीस टाटा स्टील, 4 times, meaning that by 400% return, 400% return. Hindalco, it was available during the lockdown at 70 80, 70 80. Today it has crossed 400 rupees, 400 के आसपास आ गया, 5 times हो गया, meaning that by 500% return. Why I'm telling you this? This is the strength of the equity. If you choose the best equity in your portfolio, बेस्ट इक्विटी इन योर पोर्टफोलियो, तो मैं आपको बोलता हूँ ना स्टार्टिंग में हम दो तरह से मनी बनाते हैं। एक तो मेरे स्वेट बहा के, ब्लड बहा के, काफी मेहनत करके हम मनी बनाते हैं। एंड नंबर 2 इज मैनेजिंग आवर पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छी सिक्योरिटीज है, अच्छी सिक्योरिटी आपने चूज किया, आपने काफी अच्छा एनालिसिस किया, काफी अच्छा रीडिंग करते हो, बाद में अगर आपने अच्छा पोर्टफोलियो चूज किया है तो हो सकता है देखते देखते आपका पोर्टफोलियो डबल हो जाए, देखते देखते 3 टाइम्स हो जाए। और ये पीरियड में मैंने देखा क्या, काफी सिक्योरिटीज 5 टाइम्स हो गई। अदानी ग्रुप देखो, अदानी ग्रुप में जो अभी चल रहा है पूरा, अदानी ग्रीन देख लो, अदानी एंटरप्राइज देख लो, उसकी होल्डिंग कंपनी, अदानी गैस देख लो, वो सभी कंपनी है ना। मैं आपको नजदीक से बताऊँ, एक ही लाइन, एक ही लाइन। वो लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन में वो सभी शेयर 100 रुपीज के आसपास चल रहे थे। कितने में? 100 के आसपास सभी शेयर, अदानी ग्रुप की सभी कंपनी नॉर्मली 100 के आसपास थी। आज सभी 1000 को क्रॉस कर चुके। अदानी एंटरप्राइज ऑल्सो हैज क्रॉस 1000, अदानी ग्रीन हैज ऑल्सो क्रॉस 1000, अदानी गैस हैज ऑल्सो क्रॉस 1000। हेलो, 100 वाला शेयर 1000 क्रॉस कर चुका। आपको पता चलता, इट इज 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मीन्स 1000% रिटर्न, 1000% रिटर्न। Are you getting my point? If you have invested just 10 lakh rupees in March 2020, अगर वो अदानी के शेयर में, तो आज वो 1 करोड़ रुपीस हो गया। तो माय क्वेश्चन इज, जो आप स्वेट बहा के जो अर्न कर रहे हो, वो लेवल तक यहाँ भी आप अर्न कर सकते हो। तो मैं आपको ये बोलता हूँ, चलो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। एक मैं अपफ्रंट क्वेश्चन पूछता हूँ, स्टॉक मार्केट आपको ऐसा लगता है इट इज अ स्पेकुलेशन या इट इज एन इन्वेस्टमेंट? Stock market is a speculation, yeah, it is an investment. What do you consider? Bas pani wala. My basic question to the audience: stock market is a speculation? Parth. Investment. Okay, it is investment. Good. Yeah. Any other audience? Why investment, Parth? और पापा फैमिली करते ही है 25 साल। किसे बोल फैमिली में हो ही रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट में डाला ही हुआ है 20-25 साल से। Very nice, very nice. Yeah. Number 2, yeah. Any other candidates? Meaning that investment because we will get return after something if we properly invest in proper shares or something. वेरी नाइस, अलग, वेरी नाइस। यानी कि मैं ऐसा बोलता हूँ, आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको आउट ऑफ थोड़ा बाहर जाता हूँ, प्रैक्टिकल मार्केट में जाता हूँ। ये देख लो, आपको हर रोज काम आएगा। चलो, आपने वॉरेन बफेट पढ़ा है? गोल्डन रूल्स फॉर द इन्वेस्टमेंट, वॉरेन बफेट हमारी लाइब्रेरी में है, बीबीए की लाइब्रेरी में है, वो पढ़ लेना, लाइब्रेरी में अवेलेबल है, कभी भी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। चलो मैं आपको एक चीज़ याद, उसने ऐसा बोला प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। चलो, इक्विटी में जब मुझे इन्वेस्ट करना है, अगर मेरे पोर्टफोलियो में वो सिक्योरिटी में उठाना है, मेरी सिक्योरिटी, मेरे पोर्टफोलियो में वो सिक्योरिटी रखनी है, मीन्स मुझे वो शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप कौन कौन से फैक्टर देख के इन्वेस्ट करोगे? चलो, हम यहाँ 15 लोग हैं, 16 लोग हैं, सभी लोग एक एक चीज शेयर करें। अगर आपको बोले कि चलो आपको 1 लाख रुपीस इक्विटी में इन्वेस्ट करना, आप क्या देख के इन्वेस्ट करोगे? चलो पार्थ, आप क्या देखोगे? सर ऐसे तो बहुत चीजें देखने के लिए। फिर से बोल। बहुत चीजें है सर।
एक पर्टिकुलर थोड़ी लेके सोचूंगा। ओके, नंबर 2 अलग। सर सबसे पहले तो मैं अभी तक की उसकी ग्रोथ देखूंगा, कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट्स देखूंगा कि उसमें कितना फायदा है, मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है। लाइक अगर अभी के टाइम में फॉर एग्जांपल मैं ले लूं तो टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करने का मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक कार्स बहुत करंट में चल रहे हैं और दे आर इन्वेस्टिंग इन दैट टू। टाटा मोटर्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, अगर जस्ट माय एनालिसिस सेज, अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इट इज अ बेस्ट सिक्योरिटी। टाइम पीरियड शुड बी 5 years, 5 years, नो डाउट बिफोर 5 years also it will give the return, बट 5 साल में मींस इट विल क्रिएट द मैजिक। हाँ, उसका रीजन है, अभी मैं आऊंगा, चलो उस पर भी आऊंगा। या उसने बताया कि सर मुझे पास्ट एंड फ्यूचर दोनों देखना चाहिए, या प्रोस्पेक्ट देखना चाहिए। अदिति, आप क्या देखेंगे? कोई भी एक अच्छा पॉइंट बता बेटा। अगर आपको स्टॉक मार्केट में आपको 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना है, आप कौन सा फैक्टर देख के इन्वेस्ट करेंगे? आप क्या देखेंगे? सभी लोग फटाफट। शुभम। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो उसके रिगार्डिंग बन रही है और उसका परफॉर्मेंस उसके हिसाब से क्या है, उसके आगे के प्लान्स और वो सब देख के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस, दैट मींस ही हैज एडेड वन, इट इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी इंडस्ट्री को फेवरेबल है या नहीं है? वेरी गुड। या फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊं ना, स्टील सेक्टर क्यों फायर हुआ? आप देख रहे हो ना, टाटा स्टील 3 times, हिंदाल्को 5 times, JSW 3 times। क्यों ऐसा हुआ? गवर्नमेंट पॉलिसी ने सपोर्ट किया। आपको पता चलता है जो बाहर से चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा था उस पर ब्रेक मारी है गवर्नमेंट ने, तो मेरी जो डोमेस्टिक है उसको काफी राइज मिला। या नेक्स्ट पूजा। महक। हाँ भाविन। या वैश्विक, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आप क्या फैक्टर देख के चलोगे? ट्विंकल। सर कंपनीज के रेशियो को एनालाइज बोल। कंपनी के रेशियो को एनालाइज करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। वेरी नाइस। यहाँ देखो, एक तो ये इसने बताया कि सर कंपनी का फंडामेंटल किस तरह से इवैल्यूएट किया जाए। आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चलो व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर सो क्रूशियल डॉक्यूमेंट, आर कंसीडर्ड एज सो क्रूशियल डॉक्यूमेंट इन द प्रैक्टिकल मार्केट। व्हाई? सभी लोग पीएनएल एंड बैलेंस शीट का वेट करते हैं, उसका रिजल्ट का वेट होता है। सभी जो बड़ी कंपनी है ना, अच्छी कंपनी, उसके रिजल्ट की वेट हो रही है, मार्केट में वेट होती है। या क्यों? पीएनएल एंड बैलेंस शीट बोथ आर वेरी क्रूशियल डॉक्यूमेंट। एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? आपको इतना टीचर पढ़ाते हैं ना अकाउंट में, FISY में, पीएनएल बैलेंस शीट, क्यों ये मार के पढ़ा रहा है? आपको पता चलता है क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी ने एक क्वार्टर में, एक ईयर में क्या किया, वो पीएनएल से ही पता चल सकता है, बाकी कोई चीज नहीं है। एंड कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसका डेब्ट बढ़ गया, डेब्ट इक्विटी कंट्रोल में है, वो वर्किंग कैपिटल मैनेजेबल है, वो सब कुछ बैलेंस शीट में से पता चलता है। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन। बी क्लियर? तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहां से पता चलता है? इट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फाइनेंशियल पोजीशन इट इज अ बैलेंस शीट। तो दैट इज व्हाई these are the summarized document. हेलो, प्लीज मार्क माय वर्ड्स। अकाउंट्स तो काफी बड़ा है। अकाउंट डिपार्टमेंट में, बड़ी कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट में मिनिमम 100 लोग होते हैं। 100 तो प्रोफेशनल होते हैं। मैं TCS में था, समझ लो टाटा ग्रुप में, मैं पहले वहां था, जॉब करता था। तो वहां अकाउंट डिपार्टमेंट में वी हैड मोर देन 100% टीम, मोर देन 100% पीपल, ऑल प्रोफेशनल, ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इतने लोग हम काम कर रहे थे वहां। तो अकाउंट डिपार्टमेंट तो काफी बड़ा है, समझ लो। उसमें से काफी लोग अलग चीज कर रहे हैं। इसमें से लास्ट समरी जो बनती है, समरी, वो पीएनएल एंड बैलेंस शीट है। पीएनएल एंड बैलेंस शीट इज नथिंग, इट इज अ समरी डॉक्यूमेंट। आप इमीडिएटली देख के डिसीजन ले सकते हो। ऑल डिसीजंस यू कैन टेक इमीडिएटली। अगर पूरा अकाउंट दे देना आपको, तो वो 10,000 पेज का होगा, पूरा अकाउंट दे दे तो। बट वो कोई काम का नहीं, कोई नहीं पड़ेगा, तो किसी को कोई काम नहीं आएगा। इसलिए वो 10,000 पेज जो अकाउंट डिपार्टमेंट इतना काम कर रहा है, 100 लोग काम कर रहे हैं, उसकी समरी है पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस। इट इज इन द समराइज्ड फॉर्मेट, एब्सोल्यूट परफेक्ट फॉर्मेट।
अभी भी डे बाय डे उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा, पीएनएल में भी। हाँ, 1956 में कुछ अलग फॉर्मेट था, ये कंपनीज एक्ट 2013 में, पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, इसमें अलग फॉर्मेट था, कंपनीज एक्ट 2013 में अलग फॉर्मेट है, इंडेक्स में कुछ और एडिशन हुआ, तो मींस डे बाय डे हम इंप्रूव कर रहे हैं। बट पीएनएल एंड बैलेंस शीट, it is a summary statement of my financial performance and financial position of the company. Be clear. That is why these two documents are so crucial in the practical market. Yeah. Now my second question. ये अगर आप स्पेकुलेशन देखो ना, whether it is a speculation या it's a investment, मैं आपको ऑनेस्टली बोल सकता हूँ क्या, अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की क्लैरिटी है, अगर आपको फाइनेंशियल पता चलता है, आपके पास लिटरेसी है फाइनेंशियल देखने की, बैलेंस शीट आप थरोली देख सकते हो, पीएनएल आप रीड कर सकते हो, तो प्रैक्टिकली आप कॉमर्स स्ट्रीम को बिलोंग करते हो, तो मैं श्योरली बोल सकता हूँ क्या, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो संभाल कर देख के, इट इज ए प्योरली इन्वेस्टमेंट। अगर आप आर्ट्स वाले साइंस वाले हो, आपको इतना मार्केट पता नहीं चलता और तो भी आप खेल रहे हो, देन इट इज ए स्पेकुलेशन, देन इट इज ए स्पेकुलेशन। नंबर 2, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, थोड़ा होल्डिंग पीरियड ज्यादा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म, मिनिमम 1 ईयर, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, आप देखो, रेगुलर रिव्यू करो एंड अकॉर्डिंगली यू टेक द डिसीजन। और मिनिमम 1 ईयर से ज्यादा पीरियड के लिए अगर आप जा रहे हो तो इट इज अ लॉन्ग टर्म, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। अगर लेस देन 1 ईयर के लिए आप इन्वेस्ट करो, 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, 3 महीने के लिए, काफी लोग तो एक दिन में मॉर्निंग में खरीद के दोपहर के बाद सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रांजैक्शन, दैट इज अ स्पेकुलेशन। ये काफी जोखिमी है, काफी रिस्की है। तो यू टेल मी व्हाई शॉर्ट टर्म, ये डेली खरीदते हो या तो हर रोज खरीदते बेचते हो, आज खरीदा कल बेचूंगा, ए वीक में खरीदा नेक्स्ट वीक में सेल करूंगा, ऐसा जो शॉर्ट टर्म है, इट इज वेरी स्पेक्युलेटिव एंड लॉन्ग टर्म वेरी सेफ, इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दिस इज इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इज नोन एज स्पेकुलेशन। व्हाई? हेलो, इसमें दोनों में रिस्क किसमें है, इन्वेस्टमेंट में या स्पेकुलेशन में? ऑब्वियसली इसमें स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट सेफर है। व्हाई? चलो, माय क्वेश्चन इज व्हाई, ऑडियंस अप्लाई योर माइंड, व्हाई शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिस्क है, लॉन्ग टर्म में कम रिस्क है? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? थोड़े टाइम में वेरिएशन ज्यादा होगा शेयर प्राइस में। ओके, एनी अदर? Liquidity of the company. फिर से बोल बेटा। Liquidity of the company. Liquidity. ओके, लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी, ओके, एनी अदर? या पर शॉर्ट टर्म में इतना ग्रोथ नहीं होगा कंपनी का जितना लॉन्ग टर्म में हो पाएगा। ओके, एनी अदर? Why short term is speculation, long term is always investment? Why? कम Yeah, टाइम में देखो। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हाँ पार्थ, कम टाइम में ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं होगा, लॉन्ग टाइम में प्रेडिक्शन वेरी इजी। नाइस, एब्सोल्यूट फाइन। यहाँ शॉर्ट टर्म में दोस्त, यहाँ देखो, मुकेश अंबानी को अगर कोरोना हुआ ना, मुकेश अंबानी को कोरोना, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ ना, तो रिलायंस की प्राइस में करेक्शन आएगा, कंफर्म आएगा। वो थोड़ी कुछ सीरियस होगा ना, तो डेफिनेट करेक्शन मारेगा, प्राइस डेफिनेट करेक्शन मारेगा। तो दिस इज अ शॉर्ट टर्म, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मगर आप लॉन्ग टर्म देखो ना, 1 साल, आपने 1 साल के लिए समझ लो, आपने 2 दिन के लिए इन्वेस्ट, आपने 1 वीक के लिए इन्वेस्ट किया, समझ लो आज आपने मॉर्निंग में खरीदा, रिलायंस का शेयर खरीदा 2000, आज तो मार्केट बंद है, सैटरडे संडे बंद है, आज समझ लो आपने 2000 में शेयर खरीदा, रिलायंस का शेयर, आपने 1 वीक के लिए खरीदा, आपके पास फंड पड़ा था 2000 रुपीज, तो आपने 1 शेयर खरीद लिया रिलायंस का। समझ लो मंडे न्यूज आया कि मुकेश अंबानी कोरोना में डिस्टर्ब है, काफी उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, और काफी सीरियस है। ना करे नारायण, ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर ऐसा हुआ, समझ लो मंडे ट्यूसडे ऐसा न्यूज आया, तो डेफिनेट करेक्शन मारेगा, 2000 का डायरेक्ट आएगा 1900, 1800, थोड़ा ज्यादा सीरियस होगा तो 1700 पे आएगा, समझ लो। और आपको 1 वीक के बाद तो सेल करना, आपने 1 वीक के लिए परचेस किया, तो 1 वीक में आपने नुकसान कर दिया 300 रुपीज का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो, अरे दोस्त यहाँ कुछ भी हो जाए फैमिली को, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो 1700 गया है, तो वो शॉर्ट टर्म मूवमेंट है, वो 1-2 महीने में वापस मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, बोर्ड परफेक्ट हो जाएगा, 1-2 महीने में वापस वो 2000 आएगा, वापस 2200 तक चला जाएगा। तो 1 साल में नॉर्मली ऐसी जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट है ना, शॉर्ट टर्म इवेंट, वो सभी मैनेजेबल है लॉन्ग ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम। तो शॉर्ट टर्म इवेंट की कोई इंपैक्ट नहीं आएगी लॉन्ग टर्म डिसीजन पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ लो, अगर काफी शॉर्ट टर्म इवेंट आती है ऑर्गेनाइजेशन में, काफी ऐसी शॉर्ट टर्म इवेंट आपको दिखती है कि ये पर्टिकुलर क्वार्टर में समझ लो रिजल्ट डाउन गया, आपने
या 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, एक क्वार्टर में रिजल्ट डाउन आया, आपका नसीब खराब, रिजल्ट डाउन आया, तो डेफिनेटली क्वार्टरली रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट डाउन आएगा ना, तो डेफिनेटली प्राइस करेक्शन मारेगा ही। समझ लो 20% करेक्शन आया प्राइस में, तो जो आपका 2000 रुपीज था वो 1600 हो गया। मगर आपको 3 महीने के बाद तो सेल करना, तो आपने तो सेल करना ही पड़ेगा, आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट किया। मगर आप 1 साल के लिए गए हो, समझ लो एक क्वार्टर का रिजल्ट वीक था, नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया, तो हो सकता है सब रिपेयर हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट तो 4 क्वार्टर का एवरेज देखोगे तो नॉर्मली वो कवर हो जाएगा, डेफिनेट कवर हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म जो लोग जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म नॉर्मली इट इज कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। और जो लोग एक क्वार्टरली खेल रहे हैं वो भी थोड़ा परफेक्ट है, समझ लो। मंथली खेल रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा रिस्की है, वीकली और ज्यादा रिस्की है, डेली और ज्यादा रिस्की है। बी क्लियर, शॉर्ट टर्म इवेंट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, लॉन्ग टर्म कैन बी प्रिडिक्टेड। जो बड़े बड़े धुरंधर है ना मार्केट में, वो तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, काफी चीज प्रिडिक्ट करते हैं। और मैं ऐसा बोलता हूँ ना, आज मार्केट में 21st सेंचुरी में लीडर की डेफिनेशन एक ही है, नॉट द पर्सन हु कैन मैनेज, हु कैन लीड मेनी पीपल, नो। 21st सेंचुरी में लीडर वही है जिसका प्रिडिक्शन नियरेस्ट टू रियलिटी आता है। जो पर्सन का प्रिडिक्शन नियरेस्ट टू रियलिटी है, दैट पर्सन शैल बी नोन एज द लीडर इन द 21st सेंचुरी। बी क्लियर। क्यों? क्योंकि मार्केट काफी हेवीली चेंज हो रहा, रैपिड स्पीड से चेंज हो रहा। तो इसमें प्रिडिक्शन विल ऑलवेज वर्क, क्योंकि इसमें क्या है, समझ लो चेंज नहीं होता ना, जहां चेंज नहीं होता ना वहां स्टेबल है तो प्रिडिक्शन करना इजी होगा। तो सभी का प्रिडिक्शन नियरेस्ट टू रियलिटी आएगा, तो ऑल आर लीडर ऐसा माना जाता है ना। नो, जब सभी का प्रिडिक्शन सही है तो इसमें कोई भी लीडर नहीं है, नो वन इज लीडर, या प्रैक्टिकली। क्यों? इसमें आपको कंपिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। बट जब मार्केट में काफी चेंज होता है तो प्रिडिक्शन करना टफ है। और वो पीरियड में अगर आपका प्रिडिक्शन परफेक्शन के साथ सही होता है, नियरेस्ट टू रियलिटी आता है, देन आप लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड कर रहे हो। हाँ, लीडर की शाइन है आपके पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या तो काफी आप ट्राई करो, एनालाइज करो, प्रिडिक्ट करो, एनालाइज करो, प्रिडिक्ट करो, एनालाइज करो, प्रिडिक्ट करो। हर बार ये रेगुलर हैबिट करो। कोई चीज को ऐसा एनालाइज करके छोड़ मत दो, एनालाइज करके प्रिडिक्ट करो कि 2 महीने के बाद ये सिचुएशन होनी चाहिए, बाद में देखो वहां कितना आ रहा, कितना डेविएशन है। यू टेल मी, चलो मैंने एनालाइज किया, मैंने प्रिडिक्ट किया कि यहाँ होगा, अगर एक्चुअल रिजल्ट आया, समझ लो वहां 2% वेरिएशन आया, वो वेरिएशन क्या है? हाउ विल यू मेजर दिस वेरिएशन? व्हाट इज, आप उसको किस तरह से पहचानते हो? ए वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं? मैंने जो प्रिडिक्ट किया, हाँ, एरर, रिस्क, वेरी नाइस, एरर एंड रिस्क, वेरी नाइस। अगर आपका प्रेडिक्शन से रियलिटी डिफर होने की कितने परसेंटेज पॉसिबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड रिस्क, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये रोड में सक्सेसफुली क्रॉस कर लूंगा, ये चकली सर्कल पे मैं खड़ा हूं, ये रोड में सक्सेसफुली क्रॉस कर लूंगा, समझ लो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, या तो मैं मुझे सक्सेसफुली क्रॉस करना है। और नॉर्मली क्या होता है, तो सर 100 यहाँ बाइक निकलती है तो एक एक्सीडेंट होता है, तो सर पॉसिबिलिटी है 100 में एक पॉसिबिलिटी है कि आप रोड क्रॉस ना कर पाओ, तो डेविएशन की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1%। तो दैट इज रिस्क, नथिंग एल्स। तो धीरे धीरे आप खुद आपका प्रेडिक्शन और नियरेस्ट टू रियलिटी, प्रेडिक्शन नियरेस्ट टू रियलिटी, बाद में आप मेजर कर सकते हो कि कितने परसेंट वेरिएशन आ रहा है। अगर बड़ा वेरिएशन आ रहा है तो रिस्क ज़्यादा है आपके एनालिसिस में, अगर कम वेरिएशन आ रहा मतलब आपके एनालिसिस में रिस्क कम। काफ़ी लोग नहीं बोलते क्यों? टिप्स आती है मार्केट में से कि इसमें इन्वेस्ट करो, आपका फ्रेंड बोलता होगा इसमें इन्वेस्ट करो। अगर काफ़ी लोग की टिप्स से एकदम नियरेस्ट टू रियलिटी आती है तो मतलब उसके एनालिसिस में रिस्क कम है। हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज होगा कि उसका एनालिसिस कैसा होता है। और काफ़ी लोग का तो उत्तर एंड दक्षिण होता है। हाँ, ये लोग ये बोलते हैं तो कुछ ये वो निकलता है, हाँ? डब्बा कंपनी निकलती है, तो मतलब वो केसेस में हाईली रिस्की उसको हम बोलते हैं नॉर्मली मार्केट में। इट इज़ नथिंग, मैथमेटिकल फॉर्मूला में उसको हम रिस्क बोलते हैं। क्या आप जो प्रेडिक्शन है उससे एक्चुअल रियलिटी दोनों के बीच में जो गैप आने की जो पॉसिबिलिटी है, डेविएशन का चांसेस है, दैट चांसेस इज नोन एज रिस्क। या नाउ वन मोर थिंग आई लाइक टू क्लैरिफाई हियर। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो ना, तो आप सभी लोगों ने आंसर दिया है, अब मैं कुछ ऐड करता हूँ इसमें। काफ़ी लोग ने बोला सर पास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहिए, बाद में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। काफ़ी लोग ने बोला फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखना चाहिए। काफ़ी लोग ने बोला रेशियो एनालिसिस करो, तो सर उसकी बैलेंस शीट एंड पीएनएल में से आपने जो 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा रेशियो एनालिसिस, कोई मैडम ने, वो सभी रेशियो अप्लाई करो बैलेंस शीट पीएनएल में।
और उसका इंटरप्रिटेशन करो, एंड बाद में कंपनी का रियल पोजीशन देखो, और बाद में बेस्ड ऑन दैट प्रिडिक्ट करो, हाँ आगे बढ़ेगा या नीचे जाएगा। या उसके बाद एक स्टेप और भी आपको देखना चाहिए, कंपनी की प्राइस अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, क्या उसका आप एनालिसिस करोगे ना सब कुछ, तो उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो उसकी प्राइस इतनी आनी चाहिए। आप बोलते हो ना P इंटू EPS, क्या इतना आना चाहिए। प्राइस आपने देखा है, हमने मर्जर में देखा, MPS इज इक्वल टू P इंटू EPS, इतना आना चाहिए थियोरेटिकल प्राइस। तो आज मार्केट में कितना चल रहा है, तो कम चल रहा है, तो इट इज अंडर वैल्यूड शेयर, अंडर प्राइस शेयर। ये शेयर खरीदना चाहिए, क्योंकि कल वो उसके लेवल पे आने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने थियोरेटिकली प्राइस कैलकुलेट किया, क्या EPS इंटू P रेशियो, वो ज़्यादा आया, हाँ वो कम आया, और उससे ज़्यादा प्राइस आज मार्केट में चल रही है, तो दिस आर ऑलरेडी ओवर वैल्यूड शेयर्स, ओवर वैल्यूड शेयर, वो कल फ्यूचर में करेक्शन मारेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन एक ये भी एनालिसिस कर लेना चाहिए। बाद में टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में तो कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, काफ़ी लोग अलग अलग तरह से टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस मीन्स नॉर्मली हिस्टोरिकल चार्ट्स, हिस्टोरिकल चार्ट्स, जो हिस्टोरिकल चार्ट है मार्केट का, उसके बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, उसके बेसिस पे वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कल क्या होगा, परसों क्या होगा। एकदम शॉर्ट टर्म के लिए नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस लोग फॉलो करते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए जब लोग जा रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस इज ऑलवेज एडवाइजेबल। क्या लॉन्ग टर्म में दोनों चीज काम आएगी, टेक्निकल भी काम आएगा, फंडामेंटल विल बी मोर हेल्पफुल, मोर हेल्पफुल। उसके बाद मैं एक चीज ये भी देखता हूँ, टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपोजिशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन लोग बैठे हैं। मेरा पैरामीटर में ये है, मैं जो 25 पॉइंट एनालिसिस करता हूँ इसमें एक पॉइंट ये भी है, टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट थरोली देख लो, कौन कौन बैठे हैं, कैसे एक्सपर्ट बैठे हैं, कितने लोग प्रोफेशनल है, कितने एक्सपीरियंस लोग हैं, सभी की प्रोफाइल आपके पास कंफर्म होनी चाहिए। कोई जगह पे उसका नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं दिख रहा है, कोई जगह पे आपने प्रैक्टिकल मार्केट में ऐसा सुना नहीं कि वहाँ घोटाला में ये था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद मैं बोल सकता हूँ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम, ये भी देखना चाहिए। कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम, कंपनी कैसे जानी जाती है, उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम से जानी जाती है कंपनी। इफ यस, तो मेरे एनालिसिस में वो कंपनी पहले आती है। टाटा ग्रुप है, समझ लो टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप की एक भी बैलेंस शीट में 0% पॉसिबिलिटी है कि उसकी बैलेंस शीट में कुछ इन्फ्लेट होकर आए, कुछ घोटाला होकर आए, 0% पॉसिबिलिटी है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। मैंने टाटा ग्रुप में काम किया है, मैं आपको लिख के बोल सकता हूँ क्या इसमें 0% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसकी गवर्नेंस सिस्टम पावरफुल है। और आज पूरा मार्केट में ट्रस्ट है, देखो ना टाटा ग्रुप पहले ट्रस्ट से जाना जाता है, ट्रस्ट मीनिंग देयर भाई वो कोई चीज वायलेट नहीं करेगा, उसको अगर पता है तो कोई चीज वायलेट नहीं करेगा। हो सकता है अगर उसको पता नहीं और अननोन में वायलेशन किया तो दैट इज मिस्टेक, दैट इज नॉट अ फ्रॉड। बी क्लियर, मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है और वो करेक्ट भी हो सकती है। बी क्लियर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस नॉर्मली आप देखो फाइनेंशियल में घोटाला होता है, कंपनी में घोटाला होता है, कंपनी में से फंड बाहर निकल लेते हैं प्रमोटर, ऐसा कौन करता है? यहाँ देखो ये जो बड़ा घोटाला होता है ना, बड़ा घोटाला कौन करता है, नीचे लेवल का एम्प्लॉय करता है या बोर्ड करता है? बोर्ड में घोटाला होता है। बी क्लियर, टॉप मैनेजमेंट में घोटाला होता है। तो टॉप मैनेजमेंट में अच्छे लोग होने चाहिए, अच्छे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, उसके चेयरमैन में पावरफुल पर्सन होना चाहिए, रतन टाटा जैसे बैठे हैं, नारायण मूर्ति जैसे लोग बैठे हैं, हाँ पावरफुल, जो गवर्नेंस का नाम आता है तो पहला नाम उसका आता है, बिरला ग्रुप है। तो माय क्वेश्चन इज ये लोग कुछ भी इसमें मैनिपुलेट नहीं करेंगे, तो उसका भी मार्क्स होगा, जब मैं उसको भी मैं मार्क्स देता हूँ। अगर जिस यहाँ देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम इज द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, इट इज द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर गवर्नेंस में प्रॉब्लम है ना दोस्त, आपने देखा, सभी लोग ने देखा होगा सत्यम 2008 में क्या वो 300 से डायरेक्ट 11 रुपीज़ पे आ गया है, 300 रुपीज़ जिसकी प्राइस चल रही थी मॉर्निंग में 11 बजे उसने राजू रामालिंगा ने पूरा फ्रॉड मीडिया के सामने कन्फेस किया। तो 3:30 बजे जब मार्केट बंद हुआ दोस्त 11 रुपीज़ प्राइस चल रही थी, 11 रुपीज़। अगर मॉर्निंग में आपने 3 लाख का शेयर खरीदा होता तो 3:30 बजे वो 11,000 हो जाता। मॉर्निंग में आपने 3 करोड़ का शेयर खरीदा होता तो 3:30 बजे 11 लाख हो जाता। अब और काफ़ी लोग का हो गया है, ऐसा हो गया था, हाँ? तो माय क्वेश्चन इज, अगर दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम, कंपनी के अंदर गुड गवर्नेंस नहीं था, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट घोटाला वाला था। तो यहाँ देखो जो इस तरह से आएगा प्राइस चार्ट, आपकी वेल्थ डायरेक्ट वॉश आउट हो जाएगी, पूरी वॉश आउट हो जाएगी। तो गवर्नेंस, मैं तो ऐसा बोलता हूँ
इट इज अ फर्स्ट स्टेप टू एनालाइज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हो, ऑलवेज गवर्नेंस आपके लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो कंपनी का गुड गवर्नेंस है, अगर उसमें रिटर्न थोड़ा 1% 2% कम मिलता है ना दूसरी कंपनी से, तो मुझे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर गवर्नेंस का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जिस कंपनी में गवर्नेंस का डिस्टर्बेंस है, गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसलिए आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपका डिप्लोमा में एक सब्जेक्ट आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इट इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, वेरी गुड सब्जेक्ट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो मीन्स कंपनी का कैरेक्टर डिस्टर्ब हो गया। कैरेक्टर डिस्टर्ब हो गया मीन्स खत्म हो गया, पूरा शो खत्म हो गया, 0-0। तो 300 का प्राइस 11 होने वाला ही है कंफर्म। यस बैंक देखो, यस बैंक 400 से होने वाला ही है 11 रुपीज, आज 12-13 रुपीज चल रहा है। देखो दीवान हाउसिंग फाइनेंस, आप देख लो ना। तो माय क्वेश्चन इज, ऐसी काफी कंपनी है, 100 कंपनी का मैं लिस्ट कर सकता हूँ। माय क्वेश्चन इज, अगर गवर्नेंस का इश्यू आया दोस्त, तो काफी बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बी क्लियर। तो एक आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, इसके टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, उसकी प्रोफाइल चेक करो, ओवरऑल सभी थरोली चेक करो। आपके जितने कॉन्टेक्ट है वो कॉन्टेक्ट थ्रू भी क्रॉस टेली करो सब कुछ। एंड बाद में जब बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए। गुड गवर्नेंस शुड बी देयर, गुड गवर्नेंस शुड बी देयर। मैं आज बोल सकता हूँ टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो गवर्नेंस का आपको कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। या वो 100 ईयर्स से लोग बिजनेस कर रहे हैं, और 100 ईयर्स में नॉट अ सिंगल टाइम, एक भी बार उसने गवर्नेंस का प्रॉब्लम फेस नहीं किया। या बी क्लियर। या नाउ माय क्वेश्चन इज, उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो क्या प्रमोटर का स्टेक, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट ये भी आपको देखना चाहिए, प्रमोटर स्टेक। प्रमोटर का स्टेक कितना है? जो कंपनी में प्रमोटर का स्टेक लेस देन 50% है, वो कंपनी में रिस्की मानता हूँ, रिस्की मानता हूँ फ्रॉम कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्यू पॉइंट, फ्रॉम कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्यू पॉइंट। क्यों? समझ लो, जिस कंपनी में समझ लो प्रमोटर का स्टेक कितना, तो 10%, बाकी 90% पब्लिक के पास, प्रमोटर के पास 10%, वो 10% है, वही कंपनी पूरी मैनेज कर रहे हैं, समझ लो। तो अब क्या होगा, वो 10% है ना, वो ऐसा सोचना स्टार्ट करेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि कंपनी को हम 0 से लेके यहाँ तक लेके आए, हमको क्या मिला, हमको तो 10% ही मिल रहा है ना प्रॉफिट में से। हमारी वेल्थ तो, जो कंपनी की इतनी वेल्थ हमने बनाई, इसमें से 10% ही हमें रहा, 90% तो पब्लिक का। वो लोग ऐसे सोचना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, और वो टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं, तो वो धीरे धीरे कंपनी में से फंड बाहर निकलना ट्राई करेंगे। क्यों? उसका तो 10% ही है ना, तो बेटर है यहाँ से फंड बाहर निकालो, हमारा जहाँ 100% है वहाँ ट्रांसफर करो, ऐसा सोचना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए गवर्नेंस का प्रॉब्लम आ सकता है। आपने देखा ना सत्यम में राजू रामालिंगा एंड फैमिली का स्टेक कितना था? लेस देन 5%। तो प्रमोटर ग्रुप का स्टेक जब कम होता है, वो कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्यू पॉइंट से रिस्की कंपनी मानी जाती है। जब प्रमोटर ग्रुप का स्टेक मोर देन 51% है, तो वो नुकसान नहीं करेगा कंपनी का। क्यों? उसका खुद का 51% नुकसान होगा, तो वो कभी नुकसान नहीं करेगा। तो नॉर्मली 75% है, 70% है प्रमोटर का स्टेक, वो कंपनी गवर्नेंस एंगल से अच्छी कंपनी में नॉर्मली मानता हूँ। क्या इसमें कभी वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ से फंड बाहर निकालो, ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्या? तो ये भी देखना चाहिए प्रमोटर स्टेक। एक ये भी पॉइंट देखना चाहिए, प्रमोटर इज एक्यूमुलेटिंग द स्टेक या प्रमोटर इज सेलिंग द स्टेक, ये पॉइंट भी देखना चाहिए। लास्ट 2 इयर्स का एनालिसिस करो। जब मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, समझ लो 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो मुझे एक चीज ये भी देखना चाहिए, प्रमोटर ग्रुप की मूवमेंट देखो, वो लोग शेयर एक्यूमुलेट कर रहे हैं या शेयर सेल कर रहे हैं। अगर वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में एक्सपांशन बड़ा आने वाला है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा दिखने वाला है, क्योंकि प्रमोटर को सब कुछ दिख रहा है कंपनी का ग्रोथ, तो उसका फ्यूचर उसको अच्छा दिख रहा है, इसलिए वो एक्यूमुलेट कर रहा है, मीन्स इसलिए वो इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, शेयर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बाय, तो उसका स्टेक बढ़ाते जा रहा है, तो मतलब दे आर फुली कॉन्फिडेंट। इसमें से एक चीज ये भी है, वन ऑफ द पैरामीटर ये भी दिख रहा है, लास्ट 2 इयर्स में प्रमोटर एक्यूमुलेट कर रहे हैं या प्रमोटर सेल कर रहे हैं, ये जर्नी भी आपको देखनी चाहिए। या बेस्ड ऑन दैट आपको एक डिसीजन ये लेना चाहिए। बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपकी जितनी भी जबरदस्त मास्टरी है, वो पूरी मास्टरी अप्लाई कर लेनी चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ही कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मुझे दिया जाए ना, तो मैं 1 वीक तक पढ़ सकता हूँ, 1 वीक बोल सकता हूँ। बोलो आप मुझे कंपनी का P&L एंड बैलेंस शीट दो ना, तो ये P&L एंड बैलेंस शीट 2 डॉक्यूमेंट पे मैं 1 वीक तक कंटिन्यूस बोल सकता हूँ। तो माय क्वेश्चन इज, जितना आपके पास फाइनेंशियल क्लैरिटी है, जितनी क्लैरिटी है, वो सभी क्लैरिटी अप्लाई करो, माइन्यूट क्लैरिटी अप्लाई करो। हाँ, और बाद में ऐसा नहीं छोटी छोटी चीज पे आपको फोकस करना, नो, इसमें ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, तो फाइनेंशियल का मार्क्स मैं सबसे ज्यादा देता हूँ,
क्योंकि वो कंपनी की एक्चुअल पोजीशन है। या तो मेरे पास नॉर्मली 50% मार्क्स फाइनेंशियल्स का होता है। मैं जो 25 फैक्टर देख रहा हूँ ना, 25 फैक्टर के बेसिस पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। इसमें 50% वेटेज वुड बी ऑफ द फाइनेंशियल्स। और मेरी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि मेरी फाइनेंशियल्स पे काफ़ी अच्छी ग्रिप है, या उसके एनालिसिस इवैल्यूएशन में काफ़ी अच्छी ग्रिप है। तो डेफिनेटली मेरी जो कोर स्किल है उस पर मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, और उस पर मैं कंपनी का, अगर कंपनी ने कुछ एडजस्टमेंट किया तो भी मुझे पता चल जाता कि एग्जैक्ट यहाँ एडजस्टमेंट किया कंपनी ने। बाद में and आपको भी धीरे धीरे पता चलना स्टार्ट हो गया। आप मास्टर हो गए, आप बीबीए, आप छोटे बच्चे हो, कल आप मास्टर करोगे, मास्टरी के बाद काफ़ी अच्छी आपकी क्लैरिटी आएगी। तो बाद में ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एक्सपीरियंस करोगे मार्केट में, तो धीरे धीरे आपको भी फाइनेंशियल्स में काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आती जाएगी। इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ना रेगुलराइज कर दो। वन मोर थिंग, तो इतनी चीज़ आपको देखनी चाहिए। गुड। फाइनेंशियल में मैं आपको बोलूँ ना, एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, एक ऐड कर दूँ। ओनली P&L बैलेंस शीट पे फोकस मत करो, उसके पीछे उसकी नोट्स है, नोट्स टू अकाउंट, सभी नोट्स पढ़नी चाहिए। यहाँ देखो, ऑडिटर ने साइन किया है, अगर कुछ घोटाला है ना तो ऑडिटर ने नोट्स में डिस्क्लोज किया होगा, ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया होगा, और ऑडिटर ने बाद में साइन किया। आप तो P&L बैलेंस शीट देख के चल रहे हो, ओह प्रॉफिट बड़ा है, चलो इन्वेस्ट करो। नो, अरे ऑडिटर का रिपोर्ट देखो, नोट्स टू अकाउंट देखो। हो सकता है कोई चीज ऑडिटर ने वहां क्वालिफिकेशन रखा, क्वालिफाइड ओपिनियन दिया कि ये इन्वेंट्री का वैल्यूएशन इतना ओवर वैल्यूएशन है, सब्जेक्ट टू दैट वी गिव द ओपिनियन एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो सब्जेक्ट टू दिया, मैंने आपको ऑडिट पढ़ाया ना, ऑडिट में नहीं पढ़ाया आपको, 4 कैटेगरी का ओपिनियन आता है, अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। तो सेकंड कैटेगरी का ओपिनियन है क्वालिफाइड ओपिनियन। तो ऑडिटर के रिपोर्ट में समझ लो क्वालिफिकेशन है कि कंपनी ने इन्वेंट्री ओवर वैल्यूएशन किया है, सब्जेक्ट टू दैट बाकी सब परफेक्ट है। तो इन्वेंट्री ओवर वैल्यूएशन हुआ मींस क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा के लिखा कंपनी ने, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा के लिखा मींस P&L में क्रेडिट ज्यादा हुआ, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ गया ज्यादा। तो आपने तो जस्ट P&L नहीं देखा, जस्ट P&L देख के इन्वेस्टमेंट किया मींस मर गए। ऑडिट रिपोर्ट देखना चाहिए परफेक्ट, आपको नोट्स टू अकाउंट परफेक्ट देखना चाहिए, वहां से आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। एंड अकॉर्डिंगली यू शुड इन्वेस्ट। बी क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो वन ऑफ द फैक्टर आपको नोट्स टू अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट भी थरोली देखना चाहिए। और मैं आपको बोलूं तो जो एक सबसे अच्छा पैरामीटर मैं मानता हूं, क्या, कंपनी का प्रोस्पेक्ट एंड पूरी इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्ट। ये इंडस्ट्री है, आप जो आप कंपनी चूज कर रहे हो, जिसका एनालिसिस आप कर रहे हो, वो कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो कंपनी का प्रोस्पेक्ट पहले देखो। इंडस्ट्री, वो कौन सी इंडस्ट्री में ये कंपनी है काम कर रही है, वो इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्ट आपको क्या दिख रहा है। आपको एक चीज ये देखनी चाहिए, इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट। एंड नंबर 2, वो कंपनी का प्रोस्पेक्ट, ये इंडस्ट्री में कंपनी का मार्केट शेयर कितना समझ लो। अभी मैं बोला, किसी ने स्टार्टिंग में मुझे बताया था अल्लाह ने, या कि सर अभी ये बैटरी वाली जो कार है, बैटरी कार, हो सकता है बैटरी वाला मोटर व्हीकल सक्सेसफुल रहा है पूरे मार्केट में, हाँ, तो टाटा मोटर्स काफ़ी गेन करेगी, आप ऐसा मान रहे हो। हाँ, टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड ने काफ़ी इंजीनियर भी हायर किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हायर किए फर्स्ट टाइम। तो इट इज़ अ मेजर सिग्नल कि ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कभी भी लेके मार्केट में आ सकती है, या अदरवाइज इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की इंजीनियर की कोई जरूरत नहीं होती। फर्स्ट टाइम दे हैड हायर बिफोर 2 years, तो डेफिनेटली वो लोग उस पर काफ़ी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। या अब यहाँ देखो, अगर फ्यूचर में बाय 2030 अगर सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए, तो हो सकती है जो लीडिंग कंपनी है, जिसके पास फंड का कोई शॉर्टेज नहीं है, और अपने ग्रुप का काफ़ी बड़ा बैकअप है, टाटा ग्रुप में काफ़ी बड़ा बैकअप है ग्रुप का, क्योंकि टाटा ग्रुप में सबसे अच्छी कंपनी तो TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस सॉफ्टवेयर कंपनी, काफ़ी कैशेस्ट कंपनी, कैश भरा है पूरा कंपनी में, यहाँ काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। TCS, टाटा स्टील में भी इस बार यानी कि 9,000 करोड़ कैश प्रॉफिट आया। तो माय क्वेश्चन इज, क्या जो टाटा कॉफी, बिवरेज, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, काफी टाटा ग्रुप की अच्छी कंपनी है। टाटा मेटल्स, ये काफी जो टाटा ग्रुप की कंपनी है जो प्रॉफिट के साथ बैकअप है, तो टाटा ग्रुप का काफी बड़ा बैकअप रहेगा टाटा मोटर्स के पीछे। तो जब उसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल काफी लॉट्स में अगर मार्केट में रखना होगा, तभी भी ये पूरा ग्रुप का कैश लिक्विडिटी का काफी बड़ा बैकअप होगा, तो कभी भी कितना भी बड़ा स्टेप ले सकती है टाटा ग्रुप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड छोटा ग्रुप होगा तो क्या होगा समझ लो, उसके पास फंड ही नहीं बेचारे के पास, तो उसको अगर करना है तो भी बहुत लिमिटेड वे पे चलेगा, तो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। ये जो बड़े ग्रुप होते हैं, बड़े ग्रुप,
उसको कंपटीशन एज मिलता है। क्यों? जब मार्केट में चेंज आता है ना, तब ये बड़े ग्रुप है वो उसका बड़ा एडवांटेज ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास बैकअप बड़ा है, तो वो काफी लेवल पे, एक्सपेंशन के लेवल पे वो लोग काम करेंगे, तो स्टार्टिंग में वो लोग काफी बड़ा बेनिफिट ले लेंगे। तो हो सकता है कि टाटा मोटर्स नेक्स्ट 5 ईयर्स में काफी बड़ा जर्नी कर ले, ऐसा हो सकता है। टाटा मोटर्स, इट इज अशोक लेलैंड, या वो भी कमर्शियल व्हीकल में काफ़ी आगे है। टाटा मोटर्स भी कमर्शियल व्हीकल एंड रेगुलर पैसेंजर व्हीकल में दोनों में काफ़ी आगे है, कार्स में भी काफ़ी आगे है। तो ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल या। तो इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट देखना चाहिए। हमने देखा कि अभी ये बैटरी वाली कार आने वाली है, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसमें कंपनी का शेयर कितना है, तो कंपनी की पोजीशन देखनी चाहिए। टाटा मोटर्स का शेयर कितना है, मारुति सुजुकी का शेयर कितना है, या अकॉर्डिंगली एक ये भी पैरामीटर देखना चाहिए कि अगर ये कल कंपनी में, इंडस्ट्री में प्रोस्पेक्ट अच्छा है तो ये कंपनी कितना गेन कर पाएगी। तो ऑलवेज इंडस्ट्री नहीं देखना चाहिए, इंडस्ट्री के साथ वो कंपनी का शेयर भी देखना चाहिए, क्योंकि खास याद रखो जब भी चेंज आता है कंपिटिटिव एज का बेनिफिट बड़े ग्रुप को ही होता है। बी क्लियर। क्यों? वो काफ़ी बड़ी लिक्विडिटी के साथ बैक करता है, पूरा ग्रुप बैक करता है। हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो ओनली सेक्टर नहीं देखना चाहिए, इंडस्ट्री नहीं देखनी चाहिए, इंडस्ट्री में उसका कितना वेटेज है, मार्केट शेयर कितना, बी क्लियर, अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं, एक कोविड सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन भी देखनी चाहिए। कोविड सिचुएशन के बेसिस पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ क्या नेक्स्ट 2 ईयर्स तक फार्मा इंडस्ट्री परफेक्ट चलेगी। फार्मा इंडस्ट्री लास्ट 1 ईयर से चल रही है, आप देख लो ना, नॉर्मली सभी कंपनी डबल हो गई, सभी कंपनी की प्राइस डबल हो गई फार्मा कंपनी में, क्या जो लास्ट 5 ईयर से नहीं चला था, 5 साल से फार्मा इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, अब ये सभी कंपनी का प्राइस नॉर्मली ऑलमोस्ट डबल हो गया। एलेम्बिक फार्मा देखो हमारी बड़ौदा की लोकल, क्या वो भी डबल हो गया, क्या, और उसमें भी अभी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा दिख रहा है। तो माय क्वेश्चन इज क्या, अभी अगर कोविड सिचुएशन चल रही है, कोविड-19 सिचुएशन, क्या अभी नेक्स्ट 2 ईयर्स तक उसका सभी वैक्सीनेशन, तो काफ़ी कंपनी वैक्सीन बना रही है, एक जेडएस कैडिला भी आ रही है जून के फर्स्ट वीक में, तो वो भी काफ़ी क्रॉस में डोज सेल करेगी। आर गुड इनफ? तो उसके बेसिस पे भी आप फ्यूचर देख सकते हो। सर मुझे 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है, तो अभी मैं आंख बंद करके आपको एडवाइस कर सकता हूँ, तो फार्मा इज द बेस्ट सेक्टर, फार्मा विल वर्क। हाँ, सबसे हाईएस्ट फार्मा काम करेगा। नंबर 2 क्या, आईटी सेक्टर, आईटी इज बेस्ट आज के पोजीशन में देखो। क्यों? क्योंकि आज वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा चल रहा है, तो इसमें आईटी सिस्टम काफ़ी हेल्प करेगी। काफ़ी कंपनी ने बड़ी ईआरपी बनाई, वर्क फ्रॉम होम से डेवलप होगा, इस तरह से काफ़ी कंपनी ने बनाया होगा, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स तक उसका कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो, तो डेफिनेटली आईटी कंपनी विल परफॉर्म। आईटी कंपनी इज बाउंड टू परफॉर्म, वो परफॉर्म करने वाली, डेफिनेटली आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला। एंड अभी स्टील्स चल रहा, स्टील एंड स्टील के रेलेवेंट प्रोडक्ट, उसका फ्यूचर मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 2 ईयर्स काफ़ी अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। क्या नेक्स्ट 2 ईयर्स नहीं, नेक्स्ट 5 ईयर्स में तो बोलता हूँ। अगर 5 साल के लिए भी आपको जाना है ना, तो स्टील सेक्टर इज बेस्ट। स्टील एंड स्टील के रेलेवेंट मेटल है, एल्यूमिनियम है, क्या स्टील, मेटल्स, एल्यूमिनियम, ये सेक्टर है वो काफ़ी स्पीड से जा रहा है, यानी कि लास्ट 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट डबल हो गया, या स्टील सेक्टर में। तो उसमें काफ़ी अभी हेवी तेजी दिखी है, और अभी प्रोस्पेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो माय क्वेश्चन इज, प्रेजेंट पोजीशन देख के भी नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये भी आपको प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए, ये भी प्रिडिक्ट करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी मैं बोलूँ ना, तो अभी एक रिस्क भी दिख रहा है मार्केट में, अभी एज ऑन डेट मुझे रिस्क भी थोड़ा दिख रहा है। क्या समझ लो, एक कोविड से अभी सेकंड वेव में अभी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, कोविड-19 थोड़ा कंट्रोल के बाहर दिख रहा, काफ़ी डेथ हो रहा, काफ़ी यंग डेथ हो रहा, काफ़ी लोग हॉस्पिटलाइज है, काफ़ी लोग डिस्टर्ब है, काफ़ी बिजनेसमैन डिस्टर्ब है, काफ़ी एम्प्लॉय डिस्टर्ब है। तो एक क्वार्टर में परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा, लिख लो, जहाँ लिखना है लिख लो, संभाल के थोड़ा रखना। एक क्वार्टर में कंपनी के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा अप्रैल में जून वाला क्वार्टर। नंबर 2, हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना आए तो 15 तारीख के बाद 15 से 30 मई तक लॉकडाउन भी कर दे। अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया तो 15 दिन पूरा मार्केट बंद हो जाएगा, पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, पूरा बिजनेस सिस्टम बंद हो जाएगा, एंड वापस लेवल पे लाने के लिए और 15 दिन चाहिए, तो 1 महीना ऐसा निकल जाएगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट में करेक्शन आ सकता है, अगर लॉकडाउन आता है तो मिनिमम 2000 पॉइंट निफ्टी का करेक्शन पॉसिबल मिनिमम आ सकता है, मिनिमम। तो एक ये भी रिस्क है, संभाल के चला यार, क्योंकि 15 मई तक पता चल जाएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आया, तब तक कंट्रोल में अगर आता है या नहीं आता है। अगर थोड़ा कंट्रोल में आ गया, डिक्रीजिंग मोड में आ गया,
तो बाद में गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं करेगी तो मार्केट चलेगा, परफेक्ट चलेगा या। मगर अगर 15 मई तक अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आया तो गवर्नमेंट मे अनाउंस द लॉकडाउन, एंड लॉकडाउन एक बार अनाउंस हुआ मिनिमम 2000 पॉइंट निफ्टी करेक्शन आएगा, तब तक बाय नहीं करेगा। किसी को ऐसा लगता है कि सर आज निफ्टी 500 डाउन गया, निफ्टी 500 में सेंसेक्स कितना गिरा होगा आपको पता है? 1500, 3 टाइम्स 1500 गिरता डायरेक्ट, तो 1500 सेंसेक्स गिरा तो आप तो डायरेक्ट बाय करने के लिए नहीं करते, नो। अगर लॉकडाउन आता है तो मिनिमम बेंचमार्किंग पॉइंट एज पर माय एनालिसिस इट इज 2000 पॉइंट निफ्टी, 2000 पॉइंट टूटना ही है, उसको नीचे गिरना ही है। हाँ, मेरा एनालिसिस ये बोल रहा है। नो डाउन, एक ही लॉकडाउन में मैंने सीख लिया काफी वो टाइम पे तो काफी गिरा था, बट मैं आपको मिनिमम बेंचमार्क बोल रहा हूँ। अगर 15 दिन का लॉकडाउन अनाउंस हुआ मतलब मिनिमम निफ्टी हैज टू गो फॉर द करेक्शन मिनिमम बाय 2000 पॉइंट्स। जस्ट इट इज माय पर्सनल एनालिसिस या। तो अभी प्रेजेंट पोजीशन देख के भी आपको इवैल्यूएट करना चाहिए, आपको एनालिसिस करना चाहिए या। माइंड में किसी के माइंड में और कोई पॉइंट आ रहा है कि सर इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे आपको ये भी पॉइंट देखना चाहिए, माय ब्रिलियंट ऑडियंस या, क्योंकि काफी लोग इसमें से इन्वेस्ट करते होंगे, आई एम श्योर। PE ratio. Very nice. P ratio meaning that it shows. P ratio क्या शो करता है? ये ओवरवैल्यूड है कि नहीं है? Very nice. P ratio है वो मार्केट प्रोस्पेक्ट शो करता है। क्या शो करता है? मार्केट प्रोस्पेक्ट यानी कि P ratio मींस प्राइस अपॉन अर्निंग, एक मिनट मैं आपका अटेंडेंस ले लूँ। 8:30 बजे प्राइस अपॉन अर्निंग आपने देखा ना, मर्जर में देखा प्राइस अपॉन अर्निंग। सर पी रेशियो मींस प्राइस एमपीएस अपॉन ईपीएस, दैट इज कॉल्ड पी रेशियो। चलो एक मिनट के लिए देखो, आपकी कंपनी का एमपीएस चल रहा है 1000, आपकी कंपनी का ईपीएस चल रहा है 100, तो 1000 प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस 100, एमपीएस अपॉन ईपीएस, तो 1000 अपॉन 100 इज इक्वल टू 10। तो 10 टाइम्स क्या है सर? मेरी प्राइस है ना, मेरी अर्निंग से 10 टाइम्स ज्यादा प्राइस चल रही है मार्केट आज की प्राइस। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ना, पर शेयर प्रॉफिट, ईपीएस मींस पर शेयर प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट। तो ऊपर क्या है? एमपीएस अपॉन क्या है? ईपीएस। तो मेरा ईपीएस मींस पर शेयर प्रॉफिट। सर मेरा 10 साल का प्रॉफिट आया ना, उतना आज प्राइस चल रही है। 10 साल के प्रॉफिट में से प्राइस कवर होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो दैट इज अगर 10 साल का प्रॉफिट है तो मींस 10 साल का प्रॉफिट है, उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूं तो आज की वैल्यू इतनी आती है। तो जितना पी रेशियो ज्यादा है मतलब ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुका है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि सर उसके प्रॉफिट से समझ लो 10 से 15 हो गया, अभी 10 पी रेशियो है, 15 हो गया, मींस प्राइस 1500 हो गई, अर्निंग तो 100 ही है। तो 15 साल का प्रॉफिट में से अगर मैं आज 1500 रुपीज का शेयर खरीदूंगा ना, 15 साल के प्रॉफिट में से एक कवर होगा 1500 रुपीज। तो 15 साल का प्रॉफिट है उसको एनकैश कर लिया, 20 मींस 20 इयर्स का प्रॉफिट एनकैश कर लिया। तो जितना टाइम आता ना पी रेशियो, उतने साल का प्रॉफिट एनकैश होके आज ये प्राइस हो रही है। काफी लोग बोलते हैं ना कि सर प्राइस मूवमेंट है ना, ये फ्यूचर में इवेंट आने वाली है सर, उसकी इफेक्ट आ गई है प्राइस में। काफी लोग बोलते हैं ना कि उसको ऑलरेडी एनकैश कर लिया, उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया प्राइस ने बिहेव कर लिया। तो मींस पी रेशियो 15 है, मींस 15 इयर्स की इफेक्ट को आज ये डिस्काउंट करके बैठा हो। तो 15 साल का कोई अगर मेजर इवेंट नहीं आती है अदर देन दिस, तो उसकी प्राइस में और मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो वो आपको प्रोस्पेक्ट भी पता चलेगा, आपको रिस्क पोर्शन भी पता चलेगा, ओवर वैल्यूड है शेयर, अंडर वैल्यूड है वो भी पता चलेगा। एनी अदर पॉइंट? तो चलो ये सेशन में कंक्लूड करता हूँ, मैं लिस्ट आउट कर दूँ 2 मिनट में। क्या एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। तो इसमें हमने आज 10-15 पॉइंट्स जो हमने देखा, ये 15 पॉइंट्स की परफेक्ट आप समरी रखना, परफेक्ट समरी बना लेना, यानी कि टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द कंपनी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, पी रेशियो, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ये भी देख लो परफेक्ट या। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L बैलेंस शीट, मिनिमम लास्ट 2 इयर्स का फाइनेंशियल देखना चाहिए। बाद में लास्ट 2 इयर्स में प्रमोटर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं या होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या होल्डिंग सेल कर रहे हैं,
क्या होल्डिंग एज इट इज है, वो भी चेक करो। क्या ओवरऑल पूरे मार्केट का, हेलो, इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट, इक्विटी पर्टिकुलर कंपनी प्रोस्पेक्ट, पूरे मार्केट का प्रोस्पेक्ट, पूरे मार्केट एक साल में क्या चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने बोला ना अभी एक क्वार्टर में करेक्शन का पॉसिबिलिटी ये है, क्या कोरोना की वजह से सभी कंपनी डिस्टर्ब है, एम्प्लॉय डिस्टर्ब है, तो रिजल्ट सभी कंपनी का अप्रैल में जून में थोड़ा वीक आएगा। तो देखो पूरे मार्केट का मैंने बताया, पूरे मार्केट का वीक रिजल्ट वीक आएगा, तो मीनिंग के बाद पूरा मार्केट प्रोस्पेक्ट भी आपको चेक करना चाहिए। एंड आपका लोकेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का जुरिस्डिक्शन कहाँ है, वो भी इंपॉर्टेंट करता है। यानी कि अगर मेरी 130 करोड़ जनता के लिए ये प्रोडक्ट बन रही है, या तो वेस्टर्न कंट्री के लिए, कौन सी कंट्री के लिए आपकी प्रोडक्ट बन रही है, आपका मार्केट शेयर कहाँ ज़्यादा है। समझ लो फार्मा कंपनी है, फार्मा कंपनी आपकी, यानी आपकी फार्मा अगर यूएस मार्केट में सेल हो रही है, तो यूएस मार्केट में काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ सेल होती है, काफ़ी कॉस्टली होती है मेडिसिन सेल होती है। तो आपकी फार्मा कंपनी है, अगर यूएस मार्केट में अगर आपको मेडिसिन अप्रूव होगी, यूएसएफडी बोलते हैं ना, यूएसएफडी, उसका ऑडिट आता है, वो थरोली चेक करते हैं, बाद में आपकी प्रोडक्ट फाइनल हुई तो ही आप यूएस मार्केट में मेडिसिन सेल कर सकते हो, बिकॉज दे आर, वो हेल्थ के लिए काफ़ी एक्शन लेते हैं, काफ़ी अवेयर है, काफ़ी प्रिकॉशन लेते हैं यूएस वाला। तो उसका यूएसएफडी का ऑडिट आता है, थरोली चेक करेगा, बाद में ही अप्रूवल आएगा, बाद में यूएस मार्केट में आप सेल करोगे, तो इंडियन मार्केट में जो सेल करोगे ना, उससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्रॉफिट होगा, क्योंकि यूएस वाले काफ़ी बड़ी प्राइस पे करते हैं फॉर मेडिसिन। तो ये भी देखना चाहिए मार्केट शेयर आपका कहाँ है, कौन से सेक्टर में आपका शेयर कितना कहाँ है, दैट शुड आल्सो बी एनालाइज। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप काफ़ी बार ये भी देखते हो, मर्जर, अगर लेटेस्ट मर्जर हुआ या तो होने वाला है, वो मर्जर की सिनर्जी इम्पैक्ट कितनी आएगी, वो भी इवेल्यूएट करके आपको चलना चाहिए। एक चीज़ ये भी है, आज काफ़ी कंपनी इस तरह से भी जा रही है, क्या A प्लस B दोनों मर्ज हो रही है, तो C हो रहा, C इज ऑलवेज ग्रेटर देन A प्लस बी क्लियर। तो काफ़ी लोग एक्सपेंशन के लिए, मर्जर के लिए जाती है, तो ऐसा कुछ मर्जर अनाउंस हो रहा है, कोई मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो उसकी इम्पैक्ट भी प्राइस पे आ सकती है, तो वो भी संभाल कर चलाए, उसकी फ्यूचर इम्पैक्ट भी काफ़ी बड़ी आ सकती है, वो भी संभाल कर चलाए। क्या, तो दीज आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड while investing in equity market या। बाकी हम मंडे देखेंगे, मंडे भी हम मिलेंगे। मैं आपको और संडे इवनिंग कल मैं आपको शेड्यूल्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगा या हम 15 तारीख तक सिलेबस पूरा खत्म कर देंगे, डोंट वरी। चलो गुड बाय।